अस्सलाम वालेकुम। कैफ सेवन कंपनी लो। आज हमारा जी सेकंड लास्ट लेक्चर है इस सेशन का। लेक्चर नंबर 62 है आज। चैप्टर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस काफ़ी टाइमली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और वो भी 5 डेज़ अभी क्लास में। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था मेरा कि 5 दिन क्लासेस रख के देखें, स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन कम है। कंपनी लॉ एक इजी सब्जेक्ट है, अगर इसको हम साथ साथ लेकर चलें तो काफ़ी इजी है। तो फिर बिला वजह क्यों इतना बर्डन डालना है कि 6 डेज़ क्लासेस रखें। और उस क्लासेस में भी हमारी कोशिश थी कि जी 1 घंटे से ऊपर कभी कोई क्लास ना जाए। मेरे ख्याल में ऑन एवरेज शायद कोई 40 मिनट पर क्लास हुआ है, इतना की आई बिलीव रहे हैं। तो कोशिश तो यही थी कि आप लोगों पे बर्डन भी कम आए, स्मार्टली चीज़ों को लेकर जाया जाए, लेकिन डिटेल में डिस्कस भी की जाए। ये भी नहीं कि अब जान छुड़वाई जाए चीज़ों से। और हमने चैप्टर के एंड पे क्वेश्चंस वगैरह भी पास पेपर के डिस्कस किए हैं, और जो बुक में हैं वो ऑब्वियसली सारे पास पेपर के ही क्वेश्चन हैं। आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी अप टू डेट प्रोवाइड किया है। टेस्टिंग भी जो लोग इनरोल्ड थे उनकी वीकली टेस्टिंग भी हुई है। तो होपफुली मैं तो इस बात से थोड़ा सेटिस्फाई हूँ कि आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है, आप रिवीजन कर सकते हैं, बार बार रिवीजन करें, इंशाल्लाह चीज़ें मामला बेहतर हो जाएंगे। और ठीक है जी, तो आज बढ़ते हैं आगे। लिक्विडेटर की बात हम कर रहे थे। कल हमने बात की है कि लिक्विडेटर होता कौन है। तो हमने कहा कि जी लिक्विडेटर से मुराद वो शख्स है जो वाइंडिंग अप के प्रोसेस को देखता है, सारे प्रोसेस को। अब ये शख्स अगर तो कोर्ट की तरफ से लगाया गया, अदालत की तरफ से लगाया, क्योंकि हमें पता है ना वाइंडिंग अप के 3 तरीके हैं। एक है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और एक अंडर सुपरविजन बाय कोर्ट। तो ये जो बाय कोर्ट वाला था ना, सिंपल मतलब कि सीधा जाना ही अदालत के पास है। अगर कोर्ट किसी को अपॉइंट करती है तो वो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है। अब कोर्ट अपॉइंट कहाँ से करती है? कोर्ट अपॉइंट करती है कमीशन के पैनल से। कमीशन मतलब एसईसीपी, उसने एक पैनल बनाया हुआ है, उसमें से करती है। पैनल में किस तरह के लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन अकाउंट्स, फाइनेंस या लॉ में हो, और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या इसके अलावा किसी भी और रेलिवेंट फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस हो, जो कि कमीशन मुनासिब समझता है। ठीक है जी, ये लोग वहाँ से पिक किए जाते हैं और इसको ऑफिशियल लिक्विडेटर बोल दिया जाता है अगर अदालत पिक कर रही है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप है तो जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी का भी बंदा लेके आ सकते हैं बतौर लिक्विडेटर। वो ऑब्वियसली उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर हम नहीं कहेंगे। ठीक है जी, कल हमने ये भी बात डिस्कस की, जो कि पहले भी हमें आइडिया था कि एक प्रोविजनल मैनेजर भी होता है। प्रोविजनल मैनेजर से मुराद क्या है कि अभी कंक्लूसिव पर्सन जो है, या आप कह लें कि फाइनल अथॉरिटी अभी नहीं आई, तो उससे पहले आपने अबूरी पर्सन बंदा एक लगा दिया है, टेम्प्रेरी पर्सन एक लगा दिया है, उसको प्रोविजनल मैनेजर कहते हैं कि भाईजान सही है आप लग जाएं, लेकिन जब असल वाला बंदा आएगा तो अब आपको जाना पड़ेगा। ये बंदा कब लगाया जाता है? ये जैसे ही कोर्ट के अंदर कोई भी शख्स उन 7 लोगों में से एप्लीकेशन देता है, पिटीशन दायर करता है कि जी कंपनी को वाइंड अप किया जाए, तो तभी कोर्ट एक बंदे को प्रोविजनल मैनेजर लगाती है कि यार आप कंपनी के मामलात को देख लो, अभी कुछ आपने बेचना ख़रीदना कुछ भी नहीं है, बस आप कंपनी के मामला अपने हाथ में ले लें, हम पिटीशन सुनते हैं। अगर तो ये मेंटेनेबल हुई, मतलब है कि इसके ऊपर वाइंडिंग अप करनी हुई, तो हम ऑर्डर जारी कर देंगे, अदरवाइज़ हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे इसको। अगर वो डिस्पोज ऑफ हो जाए उसकी पिटीशन के भाई नहीं हमने नहीं वाइंड अप करनी, तो फिर प्रोविजनल मैनेजर उस डेट पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोर्ट कह देती है कि जी वाइंडिंग अप करनी है, फिर अब जिस दिन का ऑर्डर है उस दिन से ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। अच्छा, अब ये ऑफिशियल लिक्विडेटर न्यू पर्सन भी हो सकता है, और पुराना बंदा भी जो प्रोविजनल मैनेजर था उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर साहब जब अपॉइंट होंगे, तो या प्रोविजनल मैनेजर जब अपॉइंट होगा, उसने विद इन 7 डेज़ ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट उसने एक डिक्लेरेशन देनी है। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस अगर कोई है वो बतानी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो बताना है। अगर कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट भी है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर वो एक डिक्लेरेशन दे देता है कि भाईजान मैं बिल्कुल पाक साफ़ हूँ, कोई मसला किसी तरह का भी मेरे अंदर नहीं है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको आइडिया है कि हो जाती हैं। अब इसमें कई बार होता है कि एक से ज़्यादा ऑफिशियल लिक्विडेटर भी होते हैं, हो सकते हैं बहुत बड़ी कंपनी है तो कोर्ट वो कहेगी कि भाई हम डिफरेंट कर देते हैं, 2-3 लोग कर देते हैं। अब उस केस में क्या होगा कि कोर्ट खुद
असाइन करती है कौन कौन से एक्ट्स, कौन कौन से काम किस किस बंदे ने करने हैं, वो उनको कर देती है। अगर उनमें डिस्प्यूट आ जाए तो अदालत बैठी हुई है, उसमें जज साहब जो उसके रेलिवेंट है वो अपने चैम्बर में फ़ैसला उसका कर देंगे। वो जो लिक्विडेटर्स हैं वो अदालत से रहनुमाई ले सकते हैं। अब जब ये लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है तो उसने सिक्योरिटी भी जमा करवानी। सिक्योरिटी से मुराद क्या है कि आप समझ लें एक उसने पैसे कुछ जमा करवाने होते हैं कि हाँ मैं सारा प्रोसेस देखूंगा, ताकि भाग जाना चाहे बंदा, उससे भी ले लिया जाता है कि इतना करोड़ों का अरबों का कैश का मामला देखना है, डिपेंड करता है कंपनी में, कई बार लाखों का भी हो सकता है, तो उससे उसी हिसाब से फिर सिक्योरिटी कोर्ट ले लेती है। अच्छा, अब ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है ये छोड़ के नहीं जा सकता अनलेस कि कोई पर्सनल डिसेबिलिटी हो जाए उसको, मतलब है कि वो डिसेबल हो गया, वो कर ही नहीं सकता काम। इवन इन दैट केस कोर्ट जो है वो अगर सेटिस्फाई है कि दैट पर्सन इज़ पर्सनली डिसेबल टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज़, फिर वो जाके उसको कहेगी कि हाँ जी भाई आप जा सकते हैं, लेकिन जब तक अगला बंदा नहीं आता आप अपना काम जारी रखें अनलेस कोर्ट कहे कि नहीं आप फारिग हैं। बात आ रही है समझ? तो ये चीज़ें हैं। अगर वो कोई बंदा छोड़ के चला जाता है, डेथ हो जाती है या निकाल दिया जाता है, तो फिर भी उस केस में कोर्ट दोबारा पैनल में से ही बंदा उठाएगी। हाँ, एक केस में कोर्ट पैनल के बाहर से भी उठा सकती है अगर क्रेडिटर्स जिन्होंने अगर उन्होंने पिटीशन भी फाइल की हो पहले वाइंडिंग अप की, और वही क्रेडिटर्स बाद में कहें कि भाई हमारे पास कंपनी के इशूड शेयर कैपिटल के 60% से ज़्यादा है, हमें ये लिक्विडेटर पसंद नहीं आया, तो आप हमारी मर्ज़ी का लिक्विडेटर लगाएं। अब अगर अदालत को मुनासिब लगता है, लाजमी नहीं है अदालत के ऊपर, अगर उसको मुनासिब लगता है वो रजिस्ट्रार को नोटिस भेजेगी और लिक्विडेटर चेंज कर देगी, और ये लिक्विडेटर पैनल के बाहर से हो सकता है किसी पर्सन को, अदरवाइज कोर्ट ने हमेशा पैनल में से बंदा उठाना होता है। ये भाई कल हमने कुछ बातें की हैं, आज आगे बढ़ते हैं जी इसमें। तो देखते हैं कि मामलात आगे किस तरह से चलते हैं। तो सर इसमें हमने जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी मेड टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये भाई हमने यहाँ से स्टार्ट करना है काम, ठीक है। इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं वेयर द कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड अ प्रोविजनल मैनेजर और मेड अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। यार उसने प्रोविजनल मैनेजर, अब ये बार बार वो वर्ड यूज़ कर रहा है, तो हमें खुद पता होना चाहिए कि प्रोविजनल मैनेजर कब होता है पॉइंट, जब पिटीशन फाइल की जाती है। अभी एप्लीकेशन के ऊपर फैसला नहीं आया, जब जैसी एप्लीकेशन फाइल की गई है वाइंडिंग अप के लिए उन 7 में से किसी बंदे की तरफ से, तो भाई कोर्ट प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर देती है। लिक्विडेटर का वो पॉइंट होगा वाइंडिंग अप का ऑर्डर आने पे। तो उसने वही कहा वेयर द कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड अ प्रोविजनल मैनेजर और लिक्विडेटर there shall be made out and submitted to the provisional manager or official liquidator a statement as to the affairs of the company in the prescribed form verified by an affidavit and containing the following particulars namely। वो कहते हैं कि भाई जब प्रोविजनल मैनेजर लगाया जाता है या ऑफिशियल लिक्विडेटर लगाया जाता है, वॉट एवर द केसेस, तो आपने उसको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी देनी है। किसने देनी है? ऑब्वियसली कंपनी के डायरेक्टर्स ने देनी है, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स ने देनी है एक एफिडेविट के ऊपर। एफिडेविट आप लोगों ने देखा ही होगा ना, स्टाम्प पेपर वगैरह, तो स्टाम्प पेपर के ऊपर एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के आपने उनको प्रोवाइड करनी है कि भाई ये मामला हैं हमारे इस डेट के ऊपर, प्रोविजनल मैनेजर साहब या लिक्विडेटर साहब, ठीक है, ये मामलात हैं। कौन से? पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनीज एसेट्स डेट्स एंड लायबिलिटीज, सिंपल बात है। डिटेल्स ऑफ कैश बैलेंस, ये भी सिंपल बात है। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द कंपनीज क्रेडिटर्स stating separately the amount of secured debts and unsecured debts, and in case of secured debts particulars of the securities given, their value and the dates when they were given। अच्छा, वो कहता है कि आपने अपने तमाम क्रेडिटर्स के नाम भी लिख देने हैं, कितने कितने पैसे आपने उनको देने हैं, कितने उनका एड्रेस कौन सा है। अच्छा, वो सिक्योर्ड हैं अनसिक्योर्ड हैं, ये मेरे ख्याल में आपको पता है, थोड़ा सा दोबारा बता देते हैं। सिक्योर्ड से मुराद है कि अगर तो उन क्रेडिटर्स ने आपसे कोई सिक्योरिटी लेकर, आपसे कोई प्लेज मॉर्गेज चार्ज लेकर आपको कर्जा दिया हुआ है, मतलब है कि वो सिक्योर्ड हैं। अगर आप कर्जा वापस नहीं करेंगे तो जो सेट सिक्योरिटी है वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, वो लियन रखते हैं, राइट टू लियन है उनके पास कि वो अपने पास रख सकते हैं, तो वो आपने बता देना है। अब अच्छा, अगर सिक्योर्ड है तो फिर वो सिक्योरिटी की डिटेल्स भी बता रहे हैं, भाई फलां जो सिक्योरिटी है, ताकि जाहिर है वो वाली फिर सिक्योर्ड। मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो वाला जो एसेट है जो सिक्योर्ड है वो फिर किसी और के पास ना जा सकता, वरना फ़ायदा क्या है?
कानून जो है लॉज हैं ओवरलैप कर जाएंगे ना। एक लॉ कह रहा है कि भाई अगर सिक्योरिटी के तौर पे आपने चार्ज मॉर्गेज वगैरह करवाया हुआ है तो हम आपको वो निकलवा के देंगे। इधर अगर आप कहेंगे चार्ज मॉर्गेज हुआ है या नहीं हुआ, सबको मिक्स करके डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो तो फिर ओवरलैपिंग हो जाएगी ना। इसलिए नहीं, वो जो सिक्योरिटी है जिस बंदे की, वो उसी बंदे के लिए सेल होगी, उसी को उसके पैसे मिलेंगे। इसलिए भाई आप बताएं उस चीज़ को। अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड का लिखते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब ये नहीं है कि उस गरीब को मिलने ही नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क है, ठीक है। अनसिक्योर्ड आपको पता है कि होता तो है रिस्क फिर इसमें। देन नेम्स, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम डेट्स ऑफ द कंपनी आर ड्यू। ऊपर तो था ना कि हमने किस किस के देने हैं क्रेडिटर्स, अब भाई डेटर्स हमने किस किस से लेने हैं पैसे, वो आप लिखेंगे। एंड द अमाउंट लाइकली टू बी रियलाइज देयर फ्रॉम, ये भी है कि वो कितने का आप निकलवा सकते हो। ऑब्वियसली उसमें हो सकता है ना कि डाउटफुल भी हो डेट्स कुछ, तो इसलिए उसने कहा कि निकाल कितने सकते हैं। लाइकली एस्टिमेट है, एग्जैक्ट तो नहीं, आपको भी पता हो, पता नहीं, शायद सारी दे दे, शायद उतने भी ना दे जितने आपने सोचा। लाइकली टू बी रिलीज्ड, ठीक है, ये आपने लिखना है। अच्छा, देन आगे जी, वेयर एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट इन कस्टडी और पोजेशन। तो भाई वो अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो आपकी कस्टडी में नहीं है, आपकी पोजेशन में नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी, ठीक, आपकी कोई इमूवेबल मूवेबल दोनों में से कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब आपकी कस्टडी में नहीं है, आपकी प्रोटेक्शन में नहीं है, आपकी पोजेशन में नहीं है, किसी और पर्सन के पास किसी और प्रेमिसेस में पड़ी हुई है, तो भाई उसकी भी डिटेल्स बताओ ना, ताकि वो भी तो बीच में लाए, वो भी तो बिकनी है तो आपकी, ठीक है। देन फुल एड्रेस ऑफ द प्लेसेस वेयर द बिजनेस ऑफ द कंपनी वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द 180 डेज प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट एंड नेम्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ द सेम, ठीक है। वो रेलेवेंट डेट से 180 दिन पहले, रेलेवेंट डेट से 100 जो पिछले 180 दिन है उनमें कंपनी ने किस किस ऑफिस में बिजनेस किया है, वो आपने सारे प्लेसेस उसको फुल एड्रेस के साथ बतानी है और उनका इंचार्ज करो। कहने का पर्पज़ है कि अगर पिछले 180 डेज में जो हेड ऑफिस है आपका, जो ब्रांचेस हैं अगर हैं तो, जो फैक्ट्रीज हैं अगर हैं तो, जो मतलब बिजनेस यूनिट्स हैं ना आपके, आपने वो तमाम बता देने हैं जो रेलेवेंट डेट से 180 डेज। रेलेवेंट डेट को ज़रा अंडरलाइन करें, अभी देखते हैं रेलेवेंट डेट से मुराद यहाँ पे क्या लिया जा रहा है। ये 2 पॉइंट्स वैसे रह गए मेरे ख्याल में, ये देख लें फिर वो डिस्कस करते हैं। जी पॉइंट आ गया, डिटेल्स ऑफ एनी पेंडिंग सूट्स और प्रोसीडिंग इन विच द कंपनी इज अ पार्टी। वो उसने ये नहीं कहा कि जिस जो कंपनी के खिलाफ हुए हैं, कहते हैं कि ऐसे तमाम केसेस, ऐसी तमाम प्रोसीडिंग जिसमें कंपनी पार्टी है, हो सकता है कि कंपनी के खिलाफ हुआ हो या कंपनी ने किसी के खिलाफ किया हो, ऐसे भी हो सकता है कंपनी गारंटर हो किसी की, बीच में फंस गई हो। तो कहने का पर्पज़ है कि अगर कंपनी किसी भी तरह किसी भी केस में, लीगल केस में इन्वॉल्व है तो उसने वो भी बता देना है, क्योंकि ये भी ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि भाई वो जो लीगल केस है जीतेगी हारेगी, उधर से कुछ आना है या जाना है, ठीक है, ये वाला मामला भी होना चाहिए। एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और एज द कोर्ट में ऑर्डर और द प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर में रिक्वायर्ड इन राइटिंग इंक्लूडिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सीक्रेट रिजर्व्स एंड पर्सनल एसेट्स ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। वो कहता है कि कोई अगर सीक्रेट रिजर्व आपने रखा हो जो नहीं पता आपके बाकी शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, या जो डायरेक्टर्स के एसेट्स हैं, अगर प्रोविजनल मैनेजर को लगता है कि मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर वो लगा हुआ है, दोनों बंदे एक टाइम पे नहीं लग सकते, तो लॉजिक पता है ना, प्रोविजनल मैनेजर लगेगा, एप्लीकेशन के टाइम पे वाइंडिंग अप ऑर्डर आ जाएगा तो ऑफिशियल लिक्विडेटर लग जाएगा, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि दोनों में से जो भी उस वक्त मौजूद है तो वो आप जो है उस वो कह सकता है कोर्ट मांग सकती है, या कमीशन ने अगर कोई स्पेसिफाई किया हुआ है प्रोसेस में तो वो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर एफिडेविट के ऊपर ये सारी चीज़ें आनी हैं। अब इसमें बात आ गई थी रेलेवेंट डेट वाली। उसने क्या कहा था कि रेलेवेंट डेट से पिछले 180 दिनों के अंदर अंदर जब जहाँ पर भी आपने बिजनेस किया है, जो भी आपका बिजनेस यूनिट है, आपने उसका कंप्लीट एड्रेस देना है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका इंचार्ज कौन है, किसके चार्ज में थी, वो कौन हेड था उसका, ब्रांच मैनेजर वगैरह व्हाटएवर, तो वो भी आपने उस पर्सन की डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब रेलेवेंट डेट क्या है, और रेलेवेंट डेट मीन्स इन केस वेयर अ प्रोविजनल मैनेजर इज अपॉइंटेड द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड इन अ केस वेयर नो सच अपॉइंटमेंट इज मेड द डेट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर। यहाँ से एक बात फिर इम्प्लाइड हम ले सकते हैं कि लाजमी नहीं है कि प्रोविजनल मैनेजर हमेशा अपॉइंट हो। अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट होगा तो वो वाइंडिंग अप ऑर्डर से पहले होगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हो ही हो।
अगर कोर्ट को लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इनका एप्लीकेशन आई है कि 5-7 दिनों में मैंने फैसला कर देना है, जितना कि ये कंपनी छोटी सी है, लेट्स से मतलब उस कोर्ट की डिस्कशन है ना, इसलिए हमने पढ़ा था कोर्ट में अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर, शेल नहीं पढ़ा था हमने, ठीक है, शेल नहीं था कि करना ही करना है। लिक्विडेटर के केस में शेल है, वो तो करना ही है, प्रोविजनल मैनेजर ऑप्शनल है, ठीक है। तो करते हैं तो सही है भाई। वो कहता है रेलेवेंट डेट, ये जो मैंने लिखा है ना इसमें रेलेवेंट डेट वर्ड, वो रेलेवेंट डेट क्या है, मैं किसको कह रहा हूँ। उसने कहा कि अगर तो प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया गया है तो जिस डेट को अपॉइंट किया गया है दैट इज द रेलेवेंट डेट। हो सकता है कि जिस दिन एप्लीकेशन आई है उसी दिन ही अपॉइंट कर दिया, हो सकता है उसके 2 दिन बाद किया, हो सकता है उसके 3 दिन बाद किया, ठीक है। तो भाई जिस डेट पे वो एक्चुअली अपॉइंट हुआ है कोर्ट की तरफ से, वो है प्रोविजनल, वो है रेलेवेंट डेट प्रोविजनल मैनेजर के केस में। और लिक्विडेटर अगर अपॉइंट हुआ है, मतलब है कि प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया ही नहीं गया, डायरेक्ट लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, तो वो आपको पता है वाइंडिंग अप डेट पे होता है, लाजमी होता है, उसी डेट पे होता है, वाइंडिंग अप ऑर्डर के साथ लिखा जाता है। ऑर्डर का मतलब फैसला, जजमेंट, उस जजमेंट के अंदर लिखा जाता है ये बंदा लिक्विडेटर होगा आपका, और आज से आपकी वाइंडिंग अप स्टार्ट हो रही है। ऑल तो हमने क्या पढ़ा था कि कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप होती कब स्टार्ट है, डेट ऑफ एप्लीकेशन से, मतलब कि कंसीडर किया जाएगा तब से शुरू हुई पड़ी है, लेकिन जाहिर है ऑर्डर अब है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर के अंदर लिख दिया जाता है कि यार फलान लिक्विडेटर होगा आपका, बात आ रही है समझ। प्रोविजनल मैनेजर इज ऑप्शनल, लिक्विडेटर इज अ मस्ट, ये याद रखना है। तो उसने कहा रेलेवेंट, ये पेपर में आया भी हुआ है एक बार क्वेश्चन, रेलेवेंट डेट से मुराद क्या है भैया आपका, कि प्रोविजनल मैनेजर के केस में उस डेट की अपॉइंटमेंट, जिस डेट पे वो अपॉइंट हुआ है उस डेट से, और ये इसको अपॉइंट करना लाजमी कोई नहीं है, इसलिए अगर ये नहीं अपॉइंट किया गया था तो डायरेक्ट जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर है और ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है वो रेलेवेंट डेट कहलाएगी, ठीक है। अब उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स ये जो बनानी थी, शैल बी सबमिटेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द रेलेवेंट डेट or within such extended time not exceeding 45 days from that date as the official liquidator or provisional manager or the court may for special reason appoint। उसने कहा कि भाई ये जो मैंने रेलेवेंट डेट के ऊपर आपको बताई है, वो पीछे बात हुई है ना कि आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, बननी कब है भाई, किस डेट में बनानी, किस टाइम पीरियड में बनानी है ये। तो उन्होंने कहा कि भाईजान रेलेवेंट डेट से 15 डेज के अंदर अंदर आपने बनानी है। हाँ, इसको बढ़ा के आप 45 डेज तक लेके जा सकते हो, इसको बढ़ाने का इख्तियार, क्योंकि जमा किसको करवानी है, प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर को जो उस वक्त मौजूद है, बात आ रही है ना समझ। तो वो कहता है कि भाई ऑफिशियल लिक्विडेटर के इख्तियार में है, इसको बढ़ा सकता है अप टू मैक्सिमम 45 डेज। प्रोविजनल मैनेजर कैन एक्सटेंड दिस डेट अप टू मैक्सिमम ऑफ 45 डेज, या कोर्ट भी कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है रेलेवेंट डेट से मुराद क्या था कि अगर तो प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंटेड है तो जिस डेट से वो अपॉइंट हुआ है इसका मतलब उसको 15 दिन के अंदर अंदर आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देनी है। और दूसरे केस में क्या था कि अगर वो नहीं अपॉइंट किया गया, सीधा ऑफिशियल लिक्विडेटर ही किया गया, तो भाई वाइंडिंग अप ऑर्डर से 15 दिन के अंदर अंदर आपने देनी है, अनलेस टाइम बढ़ा दीजिए। अच्छा, अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया गया, अब उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देनी है, लेकिन 10 दिन बाद ऑर्डर भी आ गया कि चलो जी स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाह करो, और ऑफिशियल लिक्विडेटर आ गया, अब क्या करें, किसको जमा करवाएं, ये आपका सवाल होगा। तो भाई जान किसको जमा करवानी है, जो उस वक्त मौजूद है। हमने कल एक बात पढ़ी थी कि प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर की अथॉरिटी या पावर सेम होती हैं, अनलेस कोर्ट उनको रिस्ट्रिक्ट कर दे। कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट करना भी होता है ना, तो यही प्रोविजनल मैनेजर को कहेगी कि भाई आपने एसेट्स अभी सेल नहीं करने, क्योंकि अभी वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं आया, पता नहीं इसने होना भी है कि नहीं वाइंड अप। लेकिन बाकी जो मामला था ना, ये जो प्रोविजनल मैनेजर को भेजा क्यों गया था, आप ज़रा बताएं। उसको तो भेजा इसलिए गया था कि भाई थोड़ा सा मामला प्रीलिमिनरी जो काम है ना वो तो तुम कर लो ना जाके, एवं पता लगे महीने बाद वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी आना ही हो, महीना वेस्ट कर लेना है, चलो तुम ऐसे करो, उसके बिजनेस के अफेयर्स देखो, वो संभालो, थोड़ा हिसाब किताब करना स्टार्ट करो। तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी तो हिसाब किताब ही है। तो इसका मतलब है कि अगर वो 10 दिन बाद चला भी जाएगा ना, कोई बात नहीं, दिन वही है, करना 15 दिन के अंदर ही है। हाँ, अब 5 दिन बच गए हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर को जमा करवा दो, कोई मसला नहीं है।
बात आ रही समझ। बंदा वो सेम ही है सब, आप समझ लें कि चाहे शक्ल भी चेंज होनी हो, बंदा भी पूरे का पूरा चेंज होना हो, लेकिन स्टेटस क्योंकि उसका सेम है। आपने रैंक को जमा करवाना है, आपने उसके ऑफिस को जमा करवाना होता है ना, कि डीसी साहब को जमा, डीसी की जगह पे जो बंदा इस वक्त फॉर एग्जाम्पल अली शफाक है, कल जाके वो कोई मोहम्मद अली हो गया है, ठीक है, बंदा चेंज हो गया, लेकिन आपने उसके ऑफिस को जमा करवानी होती है ना चीज़, ठीक है। तो भाई साहब ये सीन है इसका कि आपने विद इन 15 डेज ऑफ रेलिवेंट डेट, ठीक है, रेलिवेंट डेट हमें पता लगी, ये बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ऑब्लिगेशन टू सबमिट एंड वेरीफाई, भाई ये किसने करवानी थी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जमा? द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शैल बी सबमिटेड एंड वेरीफाइड, वेरीफाइड का मतलब उनके साइन वगैरह होंगे, वो वेरिफिकेशन अपना जो है एफिडेविट वगैरह देंगे, बाय पर्सनस हु आर एट द रेलेवेंट डेट। देखिए रेलेवेंट डेट बार बार आ रहा है तो ये पता होना चाहिए हमें बड़ी क्लियरली। हु आर एट द रेलेवेंट डेट द डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। भाई दोबारा मैं बताता हूँ रेलेवेंट डेट, अगर तो प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया गया है, जो कि लाजमी नहीं है, लेकिन आपने एप्लीकेशन दी कोर्ट में, कोर्ट ने कहा प्रोविजनल मैनेजर लगा लेते हैं, अगर तो लगाया गया तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के, और मैक्सिमम 45 दिन अगर वो इजाज़त दें तो। प्रोविजनल मैनेजर अभी है ना, लिक्विडेटर तो मौजूद ही नहीं है, तो इस वक्त कौन, दो लोग इजाज़त दे सकते हैं, या प्रोविजनल मैनेजर या अदालत। अदालत तो पड़ी हुई है ना, उधर ही बैठी है। और अगर प्रोविजनल मैनेजर आपने अपॉइंट किया ही नहीं था तो इन दैट केस वाइंडिंग अप ऑर्डर से, मतलब कि ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट से 15 डेज के अंदर अंदर या मैक्सिमम 45 डेज। अब ये मैक्सिमम डेज कौन एक्सटेंड कर सकता है? प्रोविजनल मैनेजर मौजूद नहीं है, तो बंदे दो बच गए ना, ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड कोर्ट, कोर्ट तो वैसे ही है, तो आपने भाई उसमें करना है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के को वेरीफाई कौन करेगा? तो जी रेलेवेंट डेट वाले दिन जो लोग डायरेक्टर्स हैं, तमाम के तमाम डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ एंड सेक्रेटरी, 4 तरह के लोग, सीईओ, सीएफओ, सेक्रेटरी और तमाम डायरेक्टर्स, 4 लोग नहीं, 4 तरह के लोग, ठीक है। डायरेक्टर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 12, 15, 20 जितने भी डायरेक्टर्स हैं भाई, सब डायरेक्टर्स ने साइन करने हैं। सीईओ साहब ने इस इधर मतलब वो सीन नहीं है कि सीईओ डायरेक्टर कर देगा, 2 बंदे नहीं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये भाई कंपनी बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है। वो कहते हैं इतनी अहम चीज़ है कि हर डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या बातें बताई हुई। ओके जी, बात आई समझ। द प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ कोर्ट मे ऑल्सो रिक्वायर टू मेक एंड सबमिट टू हिम अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एज टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय सम और ऑल ऑफ द पर्सन्स who have been directors, CEO, CFO, secretary और other officers of the company within 1 year from the relevant date। वो कहते हैं कि अगर प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर जो भी उस वक्त मौजूद है, अगर उसको मुनासिब लगता है तो वो जो है ना रेलेवेंट डेट से पिछले 1 साल में जो लोग डायरेक्टर्स रहे हैं, जो लोग सीईओ रहे हैं, उस तरह चेंज हुए हों, जो सीएफओ रहा है, जो सेक्रेटरी है, उनको भी कह सकता है कि भाई जान आप भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दें, आप भी एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबमिट करवाएं, उनको भी कह सकते हैं। अदरवाइज हमने पढ़ा है ना कि ये भाई किसने आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबमिट करवानी है और वेरीफाई करनी है, हमने कहा जो रेलेवेंट डेट के ऊपर, उस डेट पे 1 दिन पहले भी जो जा चुका है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, जो रेलेवेंट डेट पर मौजूद है ना डायरेक्टर्स तमाम, सीईओ, सीएफओ, सेक्रेटरी, उन्होंने करना है। लेकिन उसने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि भाई ये भी ज़रूरी है किसी वजह से कि पिछले साल के मामला भी थोड़े देखें, लग रहा है उसके अंदर कुछ मसले हैं, तो वो कह सकते हैं पुराने सीईओ, डायरेक्टर्स, सीएफओ, सेक्रेटरी वगैरह को, ठीक है। या वो कहते हैं हु हैव टेकन पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम विद इन 1 ईयर बिफोर द रेलेवेंट डेट, जिन्होंने भाई कंपनी की फॉर्मेशन में हिस्सा लिया रेलेवेंट डेट से 1 साल में रहना है आपने। कहने का पर्पज़ क्या है कि ये फिर दूसरी लाइन किस पे अप्लाई होगी? ऐसी कंपनी जो अभी साल हुआ है और वो वाइंडिंग अप की तरफ भी निकल गई है, ठीक है, क्योंकि रेलेवेंट डेट से पिछले साल के अंदर अंदर फॉर्मेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया, फॉर्मेशन से मतलब बनाने में, तो वो तो इनकॉर्पोरेशन होती है ना, इनकॉर्पोरेशन को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो ऐसी कंपनीज की बात कर रहा है जो अभी बनी है और आपने कोई 11-12 माह में उनको वाइंड अप करने का सोच लिया है, तो रेलेवेंट डेट से पिछले 1 साल में जो आपके फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जिन्होंने हिस्सा लिया है वो लोग आ जाएंगे। देन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी और हैव बीन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी विद इन द सेड ईयर and are in the opinion of the official liquidator or provisional manager capable of giving the
इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एंड टू होम द स्टेटमेंट रिलेट्स। ठीक है। या तीसरा नंबर वो कहता है कि अगर उनको ऑफिशियल मैनेजर, ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर को लगता है कि भाई रेलेवेंट डेट से पिछले 1 साल में ये फलां बंदे कुछ हैं एम्प्लॉयज़ जिनके पास हो सकती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब तगड़े मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह है, हेड ऑफ सेल्स है, सही है, मतलब उनको लगता है कि यार ये ऐसे बंदे हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है और ये मुझे स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो उनसे भी वो स्टेटमेंट रिक्वायर कर सकता है, उनका लाजमी है देना, क्योंकि कानून कह रहा है ना, कानून ने अथॉरिटी उनको दी है। तो भाई 3 तरह के लोगों से वो मजीद स्टेटमेंट ले सकता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर अगर उनको मुनासिब लगता है, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। कौन कौन लोग? एक तो भाई पिछले रेलेवेंट डेट से पिछले 1 साल में जो लोग रहे हैं आपके ऑफिसर्स रहे हैं, मतलब सीईओ, डायरेक्टर्स, सीएफओ, सेक्रेटरी वगैरह या अदर ऑफिसर रहे हैं, उनसे ले सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी कि वो सबमिट करवाएं। या आप दूसरे नंबर पे कौन है? ऐसे लोग जो पिछले 1 साल में रेलेवेंट डेट से पिछले 1 साल में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में इन्वॉल्व रहे हैं। या फिर क्या है, ऐसे लोग जो रेलेवेंट डेट से पिछले 1 साल में एम्प्लॉई रहे हैं और ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर को लगता है कि इनके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो उनसे भी वो पूछ सकता है। आइए भाई बात समझ। अब देखें, कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप एक और चीज़ थी, रेलेवेंट डेट एक और चीज़ है, ये याद रखनी है बातें। आपने कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप को ही रेलेवेंट डेट नहीं कहना ना। जिन्होंने गौर से नहीं सुना होगा वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए ये करेंगे गलती, ये गलत है। कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप हमने क्या कहा था कि भाई जिस डेट पे एप्लीकेशन दी गई है उस डेट से वाइंडिंग अप स्टार्ट होगी, और अगर एप्लीकेशन नहीं है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, आपने फिर जिस डेट को स्पेशल रेजोल्यूशन पास की गई है उस डेट से कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप कंसीडर की जाती है कि स्टार्ट हुई। जबकि रेलेवेंट डेट से मुराद क्या है? रेलेवेंट डेट आती है सिर्फ अदालत वाले केस में, जब आपने प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया है, अगर किया है तो उस डेट से, ठीक है, आपकी वो रेलेवेंट डेट वो कहलाएगी। और दूसरे नंबर पे क्या है कि जिस डेट को वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया है उस डेट से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब उन्होंने कहा एनी पर्सन मेकिंग द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शैल बी एंटाइटल्ड टू एंड बी पेड बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर और द प्रोविजनल मैनेजर एज अ केस में विद द रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड। वो कहता है कि ये स्टेटमेंट बनाने में, इसको प्रिंट करवाने में, पता नहीं क्या करने में, अगर कोई एफिडेविट वगैरह ले गया, पैसे लगे हैं स्टाम्प पेपर के, उसके कुछ खर्चा हुआ है, उसका कुछ तो ऑफिशियल लिक्विडेटर उसको पे करेगा, अपनी जेब से नहीं करेगा, जाहिर है कंपनी के पैसों में से करेगा। एग्जाम्पल देखें, ऑन 15 मार्च 2021 द कोर्ट ऑर्डर्ड वाइंडिंग अप XYZ Limited and appointed Naveed as official liquidator. Subject to direction of the court, Naveed may require Hamid. हामिद से वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हामिद साहब कौन है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर्मर CFO ऑफ XYZ Limited who had resigned 6 months before the winding up order। तो भाई देखो, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है, तो वाइंडिंग अप जो रेलेवेंट डेट क्या होगी? वाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट होगी, ठीक है, 15 मार्च। अब इसमें वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता था ना कि उन्होंने लेट से 10 मार्च को अप्लाई किया था, 15 मार्च को वाइंडिंग अप ऑर्डर आया, ठीक है, तो फिर आप बताएं कि क्या। तो आपने 15 मार्च को रेलेवेंट पहले ये देखना है कि क्या उसने प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया था या नहीं। अगर वो क्वेश्चन में नहीं बताता कि प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंटेड था, तो फिर आपने समझना कि नहीं अपॉइंटेड था, फिर आपने सीधा ऑफिशियल लिक्विडेटर वाले हिसाब से जाना है वाइंडिंग अप ऑर्डर के ऊपर। तो भाई उसने कहा कि नवीद में रिक्वायर हामिद, जो कि पिछले रेलेवेंट डेट से पिछले 6 माह पहले इसने रिज़ाइन किया, तो भाई हम तो पूरे साल वालों को उठा सकते हैं। अच्छा, टू प्रिपेयर एंड सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हामिद शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑल द एक्सपेंसेस वगैरह वो हो जाएंगे। सही है। पेनल्टी भाई लेवल 2 की लग जाएगी जो बंदा ये बातें नहीं मानेगा, ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा विदाउट प्रेजुडिस टू द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन इंपोजिंग पेनल्टीज इन रिस्पेक्ट, वो कहते हैं पेनल्टी अपनी जगह पे लगती रहेगी। द कोर्ट विच मेक्स द वाइंडिंग अप ऑर्डर और अपॉइंट्स अ प्रोविजनल मैनेजर मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, वो भी इसको ऑफेंस कंसीडर कर सकती है, एंड ट्राई द ऑफेंस इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स CCP 1898 for the trial of cases by magistrate and further direct the person concerned to comply with the above provision within such time as may। वो कहते हैं यार एक तो पेनल्टी लगनी है ना लेवल 2 की, वो तो कंपनी एक्ट कह रहा है, इसके अलावा कोर्ट को मुनासिब लगेगा तो इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकती है कि तुमने कोई जुर्म कर दिया है, ठीक है।
मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, उसको ये भी ऑर्डर कर सकती है कि यार उसकी जो भी कंप्लायंस है कानून की, लॉ की, वो आप पूरी करें, ठीक है, या मजिस्ट्रेट जो कहता है वो पूरा करें। बात आई समझ? पता है सिर्फ यहाँ पे पेनल्टी गेम नहीं है, पेनल्टी तो लगनी ही लगनी है। इसके अलावा भी अदालत चाहे तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी आपके ऊपर चला सकती है कि आपने जुर्म भी किया है, ठीक है। अदरवाइज तो पेनल्टी पे करो तो बस कहानी खत्म होगी। राइट टू इंस्पेक्शन कॉपी और एक्सट्रैक्ट्स। Any person stating himself in writing to be a creditor or contributory of the company shall be entitled by himself or by his agent at all reasonable times on payment of the prescribed fee to inspect the statement of affairs submitted and to a copy thereof or extract therefrom. Any person untruthfully so stating himself to be a creditor or contributor shall be guilty of an offence under section 182 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड PPC 1860। ताज़ीराते पाकिस्तान 1860 के मुताबिक, ओके, उसके सेक्शन 182 के मुताबिक वो जुर्म का मुर्तकिब ठहरेगा अगर कोई बंदा फेक है, वो कहता है कि मैं कंट्रीब्यूटरी हूँ या क्रेडिटर, लेकिन असल में नहीं है, ठीक है। तो उसने सेक्शन 182 बता भी दिया हो क्या, गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू कॉज हिम टू यूज़ हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी और अनॉयंस ऑफ एनी पर्सन। मतलब है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को, किसी पब्लिक ऑफिसर को, सरकारी ऑफिसर को आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करके किसी और का नुकसान हो जाए। तो जाहिर है अगर मैं क्रेडिटर नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं क्रेडिटर हूँ, तो मैं नुकसान कर रहा हूँ ना कंपनी का, लेकिन मैं गलत इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा हूँ? सरकारी बंदे को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ठीक है, या मैं कह रहा हूँ मैं कंट्रीब्यूटरी हूँ। तो वो उसने कहा कि भाईजान आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, और आपके ऊपर सज़ा हो सकती है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप वाकई हैं, असल वाले क्रेडिटर हैं या कंट्रीब्यूटरी हैं, तो भाई आपके पास पूरा राइट है कि आप किसी भी टाइम पर, रीज़नेबल टाइम पे, खुद ही अपने एजेंट के थ्रू पैसे देकर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर क्रेडिटर जो वैलिड क्रेडिटर है, जो वैलिड कंट्रीब्यूटरी है, वो भाई इन राइटिंग लिख कर ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर से कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी ले सकता है, कॉपी भी कर सकता है, देख भी सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा झूठा अपने आप को कहेगा कि भाई मैं ये हूँ, तो फिर उसको पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के सेक्शन 182 के तहत उसको सज़ा भी दी जा सकती है, ठीक है जी। कल बस एक लास्ट चीज़ रह गई है हमारी, रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर के भाई उसने सारी वाइंडिंग आपका प्रोसेस कर लिया, उसने एक रिपोर्ट जमा करवानी है अदालत में, अदालत उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी और ठप्पा लगा देगी कि कंपनी फारिग होगी, ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।